नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। अब हम लोग समावयवी यानी आइसोमर्स को पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, जिसके फलस्वरूप उनके रासायनिक गुणधर्मों में भी भिन्नता पाई जाती है, उसे हम समावयवी यानी आइसोमर्स कहते हैं। और ऐसी घटना को समावयवता यानी आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पे हमने एक अणुसूत्र लिया है C3H8O। तो इससे जो पॉसिबिलिटी बन सकता है संरचना का, एक ये बना है, दूसरा ये यौगिक बना है। अब इसमें जो OH है तो इससे हमें हम पता लगा सकते हैं कि OH किसका है, अल्कोहल। यानी ये जो कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, अल्कोहल। इसमें भी अल्कोहल ही प्रेजेंट है, लेकिन अल्कोहल ग्रुप का जो स्थान है वो अलग है, जबकि इसमें टर्मिनल कार्बन पे है और इसमें चेन के मिडिल वाले कार्बन पे है। तो इसका हम नेमिंग देखेंगे, 1 2 3 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और OH जो है फर्स्ट वाले कार्बन पे है जिसको पोजीशन 1 दिया गया इसीलिए 1, और OH के लिए IUPAC नेमिंग में होता है ऑल, इसीलिए प्रोपेनॉल। हम इसे सिंपल में भी बोल सकते हैं, 1 है इसीलिए हम सिंपल में इसको प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम पोजीशन नहीं बताते तो दोनों ही आप प्रोपेनॉल लिखते, क्यों? क्योंकि 3 कार्बन इसमें भी है, 3 कार्बन इसमें भी है, फंक्शनल ग्रुप इसमें OH है, इसमें भी OH है, तो आप क्या लिखते हैं, प्रोपेनॉल। लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, अलग है, यौगिक भी दो अलग है, तो हम इसको आइडेंटिफाई बाय IUPAC नेमिंग के द्वारा कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 कार्बन है लेकिन मिडिल वाले कार्बन पे क्या है, OH, तो हम लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट जो भी नंबरिंग करेंगे इस कार्बन को 2 पोजीशन मिलेगा, इसीलिए हो गया प्रोपेन टू ऑल। अब आते हैं नेक्स्ट अणुसूत्र है C5H12। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो अगर C5H12 को हम लिखें तो इस तरह से एक श्रृंखला में हम लिख सकते हैं, जो कि हमने पहले बताया था, कार्बनिक यौगिक को हम श्रृंखला या विभिन्न शाखाओं वाले या फिर वलय, यहाँ पे वलय नहीं है जो कि हम लोग पिछले इसमें डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे लंबी श्रृंखला है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसलिए ये हो गया पेंटेन। यहाँ पे जो है ये श्रृंखला में एक शाखा भी है, तो इसको हमको लोएस्ट पोजीशन देना है। अगर हम लेफ्ट से जाते तो 1 2 3, इसको नंबरिंग आ जाता 3 जो कि हाईएस्ट हो जाता, इसीलिए हमको लोएस्ट देना है, तो हमने नंबरिंग राइट टू लेफ्ट किया है 1 2 3 4। अब इसमें क्या करना है, जो ब्रांच है उसका नेमिंग पहले करेंगे, तो उसका नेमिंग से पहले उसका पोजीशन बताएंगे। क्या पोजीशन है, 2 हाइफेन, कौन सा ग्रुप है, CH3 यानी अल्काइल रूप में है, तो उसका नेमिंग भी अल्काइल में करेंगे, हो जाएगा ये मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द प्रेजेंट चेन, तो ये चेन में क्या हो गया, 4 कार्बन है, इसीलिए इसका हो जाएगा ब्यूटेन। इसी तरह से इसका नेमिंग हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब कार्बन का जो चेन है 4 कार्बन वाले होंगे, और सेकेंड पोजीशन पे क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। हम IUPAC नेमिंग से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। थर्ड जो है उसमें क्या है, फॉर्मूला एक ही है, C5H12 का ही फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो C5H12 का ही फॉर्मूला है। यहाँ पे भी C5H12 का ही फॉर्मूला है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर से अलग है। यहाँ पे 3 कार्बन वाले एक चेन बनाया गया, या तो हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम ऊपर से नीचे भी चेन के रूप में इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको नंबरिंग करें, कहीं से भी इसको नंबरिंग करें, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, तो इस कार्बन को सेकेंड पोजीशन जाएगा, जिसमें कि 2 ग्रुप है, मतलब 2 शाखा इसका बना है और दोनों ही ग्रुप क्या है, सेम है।
तो हमें इसे क्या करना है, इसका पोजीशन के साथ इसको नंबरिंग नेमिंग करना है। तो 2 है तो पोजीशन हो गया 2,2 क्योंकि 2 ग्रुप है। डाई मिथाइल, डाई का मतलब होता है 2, क्योंकि दोनों ही ग्रुप सेम है तो इसीलिए हो गया डाई मिथाइल, 2 ग्रुप मिथाइल का। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, इसीलिए इसका नाम हो गया प्रोपेन। तो इसका पूरा नेमिंग हो जाएगा 2,2 हाइफेन डाइमिथाइल प्रोपेन। तो हम पढ़ेंगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब हम कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहला है दहन, जैसे कि मतलब कंबर्जन। जैसे कि आप जानते हो दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया। तो यहाँ पे कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल लिया है मीथेन, उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन यौगिक नहीं, फंक्शनल ग्रुप का उपयोग किया है। जो कि कार्बनिक यौगिक है उसको अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, साथ ही साथ ऊष्मा एवं प्रकाश मिल रहा है। और दोनों ही इक्वेशन को हमने बैलेंस किया, जो कि हम लोग चैप्टर 1 में सीखे हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन इसका है संकलन अभिक्रिया या फिर हाइड्रोजिनेशन। अगर हम हाइड्रोजिनेशन नाम याद रखें तो हमें बहुत आसानी से ये रासायनिक अभिक्रिया याद रहेगी। इसमें क्या होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके या फिर हाइड्रोजन के को अपने में जोड़कर ये किस में बदल जाता है, संतृप्त यौगिक में। जैसे कि यहाँ पे असंतृप्त में हमने एल्काइन को दिखाया है। एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट मतलब पैलेडियम या फिर निकल जैसे कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त यौगिक क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को प्राप्त करके एल्केन यानी संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे हमने एक टर्म कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का उपयोग किया। अब जान लेते हैं ये कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक क्या होती है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित होकर रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, परंतु वह खुद उसमें भाग नहीं लेता है। इस तरह के पदार्थ को हम कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एल्काइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड है, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन। इसको फर्दर कैटालिस्ट और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये किस में परिवर्तित हो गया, एल्केन। तो हम देख सकते हैं अगर एल्कीन से एल्केन जाना है तो एक स्टेप में हो जाएगा, लेकिन अगर हमको एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराना है तो हमें 2 स्टेप को फॉलो करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर हैलोजिनेशन। इस रासायनिक अभिक्रिया में सूर्य की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर एल्केन में उपस्थित सभी हाइड्रोजन बारी बारी से क्लोरीन के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं या फिर किए जाते हैं, जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर हैलोजिनेशन। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन का उपयोग हुआ है तो क्लोरीन क्या है, हैलोजन ग्रुप में आता है, इसीलिए इसका नाम हैलोजिनेशन है। तो इससे भी हम इसको याद रख सकते हैं, हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन। जैसे कि यहाँ पे मीथेन है, सबसे सिंपल यौगिक हमने हाइड्रोकार्बन का लिया है मीथेन, एल्केन का फॉर्म है। यहाँ पे क्लोरीन को अभिक्रिया किया जा रहा है सूर्य के प्रकाश में, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन HCl बनाते हुए बाहर निकल गया, तो हमारे पास जो बना है यौगिक वो हो गया क्लोरोमीथेन, जो कि हेलो फंक्शनल ग्रुप से हमने IUPAC नोमेनक्लेचर को लिखा है। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप होगा, अब क्लोरोमीथेन को फिर से क्लोरीन पर के साथ अभिक्रिया कराने पर फिर से एक हाइड्रोजन के परमाणु इससे बाहर निकल जाएंगे, बनाएंगे डाइक्लोरोमीथेन। फिर से इस प्रोडक्ट को हम एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल करेंगे। फिर से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फिर से एक हाइड्रोजन के परमाणु बाहर निकल जाएंगे और बनाएंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन को फिर से अभिक्रिया कराएंगे तो मेरा बनेगा टेट्राक्लोरोमीथेन। अब इससे आगे अभिक्रिया प्रोसीड नहीं करेगा,
क्योंकि यहाँ पे विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन और उपस्थित नहीं है। तो इस तरह के अभिक्रिया को कहा गया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर हैलोजिनेशन। इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3CH2OH। इथेनॉल, सामान्यतः इथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। यह कक्ष के ताप पर, मतलब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अल्कोहल यानी इथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसे औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अल्कोहल पीना निंदनीय है एवं अधिक सेवन से या फिर लगातार इसके सेवन से स्वास्थ्य संबंधी कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, जितने भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं उसमें इथेनॉल यानी अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे इथेनॉल का गुणधर्म, रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम। इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम इथॉक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इसे हमने संतुलित किया है, इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ आपको सोडियम इथॉक्साइड प्राप्त हो रहे हैं। रिएक्शन विथ कॉन्ग H2SO4, नेक्स्ट रिएक्शन है इथेनॉल का। इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यानी उसके साथ अभिक्रिया कराने पर हमें इथीन यानी एल्किन प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। जैसा कि आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो क्या होता है ऑक्सीकरण? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि किसमें? किसी भी तत्व या फिर यौगिक में, एवं हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन का ह्रास किससे? यौगिक से। उस तरह के अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे एथेनॉल को ऑक्सीकृत किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में। इसको ऑक्सीडाइज करने पर ये क्या हो जाता है? इथेनोइक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन के परमाणु थे, इथेनोइक अम्ल में 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। इसका मतलब इस यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है और हाइड्रोजन कितना था यहाँ पे? 3, 2, 5 और 1, 6, यानी 6 हाइड्रोजन के परमाणु इथेनॉल में थे। और इथेनोइक एसिड में कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं? 3 और 1, 4। तो यहाँ पे क्या हुई है? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की ह्रास, जिसे कि हम कहते हैं ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये था आपका रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल यानी कि इथेनॉल का रासायनिक अभिक्रिया। इथेनोइक एसिड, सामान्यतः इसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है और यह सिरका में पाया जाता है। इसे अचार में एज अ प्रिजर्वेटिव यानी परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2। अब हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल का कुछ रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहला है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ। तो इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट बनाते हैं, साथ ही साथ जल का भी निर्माण करते हैं। एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इथेनॉल एवं इथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं, उसे एस्टेरिफिकेशन या फिर एस्टेरीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे इथेनोइक एसिड प्लस मतलब 2 अभिकारक है, इथेनॉल अभिक्रिया करके अम्ल के उपस्थिति में अभिक्रिया के फलस्वरूप एस्टर का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका नाम हो गया इथाइल इथानोएट, और साथ ही साथ जल का भी निर्माण करते हैं। इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया या फिर इसे एस्टेरिफिकेशन कहते हैं।
नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। इथेनॉइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप लवण, जल और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। हमने यहाँ पे CO2 पे अपवर्ड एरो लगाया है, जैसे कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे रासायनिक समीकरण में कुछ संकेतों के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं कि उसकी अवस्था क्या है। अपवर्ड एरो मतलब यहाँ पे CO2 गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इथेनॉइक एसिड सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट बना रहे, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे। प्रतिफल सेम है, सिर्फ इसका मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इथेनॉइक एसिड का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल। यहाँ पे सोडियम एसीटेट जो प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुआ वो 2 मॉलिक्यूल है, जबकि यहाँ पे सोडियम एसीटेट 1 मॉलिक्यूल का है। अब हम लोग इस अध्याय का सबसे लास्ट टॉपिक साबुन और अपमार्जक। हम सभी अपने दैनंदिन जीवन में साबुन और अपमार्जक का उपयोग करते हैं। कपड़े धोने में, नहाने में, साफ सफाई करने में हम साबुन और अपमार्जक का उपयोग करते हैं। अब हम इसके बारे में या फिर इसकी फॉर्मूला सूत्र के बारे में या फिर ये कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में जानेंगे। साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। यहाँ पे साबुन का जो फॉर्मूला है वो है स्टीयरिक एसिड का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं साबुन। अधिकांश मैल जो होता है वो तैलीय होता है, मतलब तेल जातीय होते हैं, और हम जानते हैं कि तेल जल में अघुलनशील हो रहता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम एवं पोटेशियम लवण होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है स्टीयरिक अम्ल का सोडियम लवण। इसको हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जिगजैग प्रोसेस मतलब द्वारा इसको दर्शाया है। इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे इसको इस पार्ट को क्या कहा गया? हेड। ये आयनिक भाग है और ये टेल यानी हाइड्रोकार्बन भाग है। तो यह स्टीयरिक एसिड का सोडियम लवण है। अब हम आते हैं साबुनीकरण, सपोनिफिकेशन। क्या होती है? जिस अभिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है उसे साबुनीकरण कहते हैं। हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखा है ऑयल और फैट, वनस्पति तेल या फिर जंतु वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप ग्लिसरॉल एवं क्या प्राप्त होते हैं? साबुन यानी सोप प्राप्त होते हैं। अब हम इसका बनने की विधि को देखेंगे। यहाँ पे ऑयल और फैट को लिखा गया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का 3 मॉलिक्यूल उपयोग किया गया है, इसके साथ इसका अभिक्रिया कराया गया तो हमें ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ है। हम यहाँ पे देख सकते इसका, हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जब नए पदार्थ बनते हैं तो कुछ पुराने आवरण टूटते हैं जिसके फलस्वरूप नए आवरण बनते हैं। तो पुराने आवरण ऑक्सीजन और इस CH2 के कार्बन के बीच जो आवरण थे वो टूटा, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने 3 मॉलिक्यूल लिया है। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल और तीसरा मॉलिक्यूल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आयनित किया जाए, उसके आवरण को तोड़ा जाए तो ये धनायन और ये ऋणायन। तो इसके धनायन इसके ऋणायन के पास, इसका ऋणायन इसके धनायन के पास, इस तरह से CH2OH बना। उसी तरह से दूसरा भी के बीच जो आवरण थे वो भी टूटेंगे। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच आवरण टूटे, यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन के बीच आवरण टूटे, जिस कारण से ये प्लस माइनस हो गए, ये प्लस माइनस होके CHOH बनाए। उसी तरह से लास्ट वाले आवरण भी इसी तरह से टूट रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आवरण टूट जा रहे हैं
तो ये स्वतंत्र रूप से एक अणु के रूप में बाहर निकल जा रहे हैं। उसी तरह से हमें साबुन के कितने अणु प्राप्त हो जा रहे हैं? 1, 2, 3। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे साबुन के कितने अणु प्राप्त हो रहे हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पे किसका निर्माण हुआ है? साबुन का, सोप। इसी प्रक्रिया को साबुनीकरण या फिर सपोनिफिकेशन कहते हैं। कठोर जल में साबुन आसानी से झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार का यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का एमोनियम एवं सल्फोनेट लवण है। अब हम देखेंगे कि मिसेल्स यानी किस तरह से साबुन सफाई का कार्य को करता है। जैसे कि हमने आपको बताया था इससे पहले कि साबुन जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। यहाँ पे हमने आपको उस लवण को दर्शाया है, जहाँ पे वाटर, नीचे वाटर है, ऊपर ऑयल को हमने दर्शाया है। और साबुन के अणु में 2 भाग होते हैं और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो होता है आयनिक भाग या फिर जल रागी हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग होता है, जो वाटर को पसंद करता है। जो पसंद करेगा ऑब्वियसली वो उसके पास जाना चाहेगा। तो आयनिक भाग जो है वो जल की ओर होता है, जल के अणु की ओर होता है। दूसरा भाग जो हाइड्रोकार्बन यानी जल विरागी भाग हाइड्रोफोबिक होता है, वो क्या होगा? जल से दूर भागेगा। किसकी ओर जाएगी? ऑयल की ओर, जो कि तैलीय पदार्थ होती है, मैल। इसी तरह से हमने आयनिक भाग को जल की ओर दर्शाया है और हाइड्रोकार्बन भाग को ऑयल की ओर दर्शाया है। अब हम देखेंगे कि मिसेल की संरचना कैसे हो रही है। यहाँ पे जिगजैग के रूप में आपको हाइड्रोकार्बन के भाग को दर्शाया गया है और आयनिक भाग को बाहर की ओर दर्शाया गया है। Na+ की जिस ओर है वो है आपकी आयनिक भाग। यहाँ पे हमने हाइड्रोफिलिक एंड दिखाया है, यानी वाटर लविंग है ये, तो जल की ओर ये अपनी आकर्षण दिखाएगा। और दूसरा भाग जो है वो है हाइड्रोफोबिक एंड, यानी हाइड्रोकार्बन जल विरागी, जो जल से दूर भागेगा। जल से दूर यानी मैल की ओर। मैल को साबुन के अणुओं इस तरह से चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेर के इस प्रकार का एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम मिसेल्स कहते हैं। तो इस तरह से साबुन सफाई का कार्य करता है, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, मतलब मिसेल का संरचना करके। तो यहाँ पे हमारा ये जो अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक कंप्लीट होता है। तो इसमें आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातों को सीखा है, जैसे कि उसका हाइड्रोकार्बन क्या है, उसका कार्बन का उपयोगिता क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप, उसका नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, उसका रासायनिक गुणधर्म और साथ ही साथ साबुन एवं अपमार्जक। इसमें आपका साबुन एवं अपमार्जक में अंतर पूछ सकता है। मेनली इसमें नोमेनक्लेचर ही आपके पूछे जाते हैं। तो इस अध्याय को बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जैसे जैसे हमने नोमेनक्लेचर को बताया, अगर उस तरह से आप फॉलो करेंगे तो नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान होगी और इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन रहता ही है। थैंक यू। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।